कक्षा नवम कक्षा के अंदर हमने डिस्कस किया था कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो कि उत्क्रमणीय होते हैं, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वह क्या होते हैं, जो अनउत्क्रमणीय होते हैं। यानी कि उन क्रियाओं को या उन परिवर्तनों को हम रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे जो अनउत्क्रमणीय हो। यानी एक बार जो पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और उस पदार्थ के गुण जो है पहले वाले पदार्थों से भिन्न होने चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, कागज़ का ही उदाहरण लेते हैं, तो वहाँ पे कार्बन जो होता है परिवर्तित होता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। तो वहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड के जो गुण है, रासायनिक गुणधर्म है, वह कार्बन के रासायनिक गुणधर्म से भिन्न है। तो इस प्रकार हम कहेंगे वह जो एक परिवर्तन है वह एक रासायनिक परिवर्तन है कि भौतिक परिवर्तन है। लेकिन अगर हम बात करें जल जो होता है, जल को हम बर्फ़ में परिवर्तित कर सकते हैं, फ्रीजर में रख के उसको हम बर्फ़ बना सकते हैं, उसको खुले में छोड़ करके जल बनाया जा सकता है, उसको गर्म करके भाप या वाष्प बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे जो परिवर्तन हम उसको वापस उत्क्रमणीय कर सकते हैं। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन न होकर के भौतिक परिवर्तन है। तो यानी हम रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन में किस प्रकार भी जो है ना हम किस प्रकार बता सकते हैं कि वह परिवर्तन रासायनिक है या भौतिक परिवर्तन है। तो हम क्या देखते हैं कि अगर नए पदार्थों का निर्माण हो रहा है और उस पदार्थ जो नया जो पदार्थ है उसके गुण पहले वाले पदार्थों से भिन्न है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ यानी वो जो क्रिया है, जो परिवर्तन है, वह क्या एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं। तो उसको हम परिभाषित करते हैं कि ऐसी क्रिया जिनमें एक व एक से अधिक पदार्थ भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ में परिवर्तित होते हैं। यानी जिसमें हम क्या कहते हैं कि एक जरूरी नहीं है कि पदार्थ एक हो या दो हो, तो तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। वह जो पदार्थ मिल करके या वह पदार्थ जो परिवर्तित होकर के क्या बनाते हैं कि नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और उस नए पदार्थ जो नया पदार्थ होता है वह उसके गुण जो रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं उनसे भिन्न होते हैं। यानी ऐसी क्रिया जिनमें एक व एक से अधिक पदार्थ भिन्न रासायनिक गुणों वाले पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं उसको बोलते हैं रासायनिक क्रिया। तो इसमें हम जो पदार्थ यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं और उत्पाद क्या होते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि अगर हम बात करें कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो वहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुआ, एक अभिकारक है। तो यानी उत्पाद कौन है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यानी जो पदार्थ मिलते हैं जो पदार्थ जो होते हैं, जिन पदार्थों का परिवर्तन होता है वह क्या कहलाते हैं, अभिकारक। और जो नया पदार्थ जो बनता है उनको क्या बोलते हैं, हम उत्पाद बोलते हैं। यानी किसी रासायनिक क्रिया के अंदर जिन पदार्थों में परिवर्तन होता है वह क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और जो पदार्थ जिस नए पदार्थ का किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है वह उत्पाद कहलाता है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वह उत्प्रेरक भी एक प्रकार का जो पदार्थ होता है। उत्प्रेरक पदार्थ क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं या कुछ हम बोलेंगे कुछ रासायनिक क्रिया ऐसी होती है जो बिना किसी दूसरे के सहारे के वह क्रिया नहीं हो सकती है। तो जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है उस क्रिया के लिए उसको हम उत्प्रेरक बोलते हैं। उनको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते परंतु उनकी उपस्थिति उस क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यानी वो पदार्थ वहाँ पे उपस्थित होना उनका आवश्यक होता है लेकिन वह उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेते परंतु उनकी उपस्थिति उस क्रिया के लिए आवश्यक होती है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। अब हमने जो डिस्कस किया रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद हमने डिस्कस किया अभिकारक क्या होते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया उत्पाद क्या होते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस किया उत्प्रेरक क्या होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रासायनिक समीकरण। यानी कि रासायनिक समीकरण का अर्थ होता है कि किसी भी रासायनिक क्रियाओं को संकेत के माध्यम से लिखना, उसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। यानी कोई अभिक्रिया हम चाहते हैं कि एक पेज पर लिखना चाहते हैं और हम अभिकार को अगर संकेत के माध्यम से लिखते हैं तो ऐसे समीकरण को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। किसी रासायनिक क्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया उसमें उत्पाद का हमें पता है, अभिकारक का हमें पता है। अगर हम उनके संकेतों को जानते हैं, रासायनिक संकेतों का अगर हमें उनको पता है तो हम क्या करते हैं, उन रासायनिक संकेतों की सहायता से, उन प्रतीकों की सहायता से हम क्या करते हैं, उस समीकरण को लिख सकते हैं। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि किसी रासायनिक क्रिया के प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार हम जो है ना, यानी उस समीकरण के अंदर अब होता क्या है कि
एक बीच में एक तीर का निशान होता है इस तरीके से हम, और इस तीर के जो हम बाईं तरफ लिखते हैं वह अभिकारक लिखते हैं, और उस तीर के जो दाईं तरफ लिखते हैं हम उसके उत्पाद लिखते हैं। और वहाँ पे जो तीर के ऊपर जो होते हैं वहाँ पे उत्प्रेरक लिखते हैं, और यहाँ हम लिखते हैं वहाँ पे उनकी परिस्थितियों के बारे में लिखते हैं। उत्प्रेरक का अर्थ है कि किस, यानी कोई पदार्थ जो है उनकी उपस्थिति इस अभिक्रिया के लिए आवश्यक है, उस उत्प्रेरक को हम इस तीर के ऊपर लिखेंगे व उन परिस्थितियों को लिखेंगे जिन परिस्थितियों के अंदर वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। परिस्थितियों का अर्थ यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर से, यानी कि तापमान व दाब से, यानी कि हमें देखना कि वह जो अभिक्रिया हो रही है वह किस तापमान पर हो रही है और किस दाब के ऊपर हो रही है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं कि हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमें सबसे पहले सब रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए सबसे पहले एक तीर लगाना होता है, इस तरीके से तीर रखना होता है, और इस तीर के जो बाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, अभिकारक लिखते हैं, और इस तीर के दाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, उत्पाद लिखते हैं, और इस तीर के ऊपर जो होता है हम उत्प्रेरक व परिस्थितियों को लिखते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास आता है रासायनिक समीकरण। उन रासायनिक समीकरणों में हम साथ के साथ क्या करते हैं कि जो हमारे अभिकारक या उत्पाद या हमारे पास उत्प्रेरक है वह किस अवस्था के अंदर, क्या वह ठोस अवस्था में है, क्या वह जलीय अवस्था में है, क्या वह द्रव अवस्था में है, क्या वह गैसीय अवस्था में, उनको हम उनके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दर्शाते हैं कि हमारे अभिकारक या उत्पाद जो है, जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं या जो अभिकारक हमारे इसमें अभिक्रिया कर रहे हैं, वह अभिकारक या उत्पाद जो है उनकी भौतिक अवस्था उस रासायनिक क्रिया के दौरान क्या होती है, तब हम उनको लिखते हैं। अगर हमारे अभिकारक या उत्पाद जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वह ठोस है तो हम उसके लिए उस अभिकारक या उत्पाद के साथ क्या लिखते हैं, इसके साथ ब्रैकेट के अंदर S लिखते हैं। अगर हमारे अभिकारक या उत्पाद द्रव अवस्था में है तो हम उसके साथ L का प्रयोग करते हैं। L मीन्स यहाँ पे लिक्विड होता है। अगर हमारे उत्पाद या अभिकारक अगर गैसीय अवस्था के अंदर है तो हम वहाँ पे गैस यानी कि G का यूज करते हैं। अगर हमारे पास जो हमारे अभिकारक व उत्पाद है अगर वह जलीय विलयन यानी उसका जो विलयन बनाया गया वह जल में विलयन बनाया गया अगर उनका, तब हमारे पास जो होता है उसको हम यूज करते हैं AQ का। AQ का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है, एक्वस मीनिंग होता है कि जलीय विलयन। अब हम इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जैसे हम इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण देना चाहते हैं। हमारे पास एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसको हम किसी रासायनिक समीकरण के माध्यम से लिखना चाहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास पहले हमें पहचान करना है कि हमारे पास अभिकारक क्या है, उसके बाद हम पहचान करना है कि उसमें कोई उत्प्रेरक है या नहीं है, फिर उसके बाद हम पहचान करना है उसमें उत्पाद क्या है। हमें सबसे पहले दो चीज़ों को पहचाननी जरूरी है कि हमारे अभिकारक क्या है और हमारे उत्पाद क्या है। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे अभिकारक व उत्पाद का हमें पता होना चाहिए। उसके बाद हम उत्प्रेरक को देखते हैं कि क्या उसमें उत्प्रेरक है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एक तीर का निशान लगाना है। इस तरीके से हमारे पास ये हमारा हुआ तीर का निशान रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक परिवर्तन को दर्शाता है जो, और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर अभिकारक कौन से है। तो हम क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस जो है आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया गैस का निर्माण करती है। यानी निर्माण किसका हो रहा है, अमोनिया गैस का। यानी हमारा उत्पाद क्या हुआ, अमोनिया गैस। ये हमारा हुआ उत्पाद। अब हम देखते हैं कि ये किसकी सहायता से बन रहे हैं, यानी कि किसकी सहायता से बन रहे हैं। तो हमारे पास क्या देखते हैं हम, ये नाइट्रोजन गैस व हाइड्रोजन गैस की सहायता से इनका निर्माण हो रहा है। तो ये हमारे पास जो नाइट्रोजन गैस है वह क्या है, अभिकारक है, और हाइड्रोजन गैस भी क्या है, एक अभिकारक है। यहाँ हाइड्रोजन गैस क्या अभिकारक है यहाँ पे। तो अगर ये दो या दो से अधिक अभिकारक है उनको अगर हमें एक साथ रखना होता है तो बीच में हम यहाँ पे प्लस का निशान लगाते हैं यहाँ पे। यानी प्लस का निशान का अर्थ होगा कि वो दोनों आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करें। यहाँ पे हमारे पास कौन से अभिकारक है, नाइट्रोजन गैस, जो कि जब हमने रासायनिक सूत्र लिखने का वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार हम रासायनिक सूत्रों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2 होता है। और उसके साथ हमने क्या मिलाया हुआ है, हाइड्रोजन गैस मिलाई। यानी कि अभिकारक दूसरा क्या हमारे पास हाइड्रोजन गैस है जिसका सूत्र क्या होता है, H2 होता है। अगर उनको हमें एक साथ रखना होता है तो यहाँ पे हम प्लस का निशान लगाते हैं। तो हमारे पास इसका अर्थ हुआ कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कर रही है। फिर हम आते हैं कि उत्पाद का निर्माण जो हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, अमोनिया गैस का। जैसे कि हमने रासायनिक सूत्र वाले वीडियो के अंदर आप देखोगे कि अमोनिया गैस का जो सूत्र होता है NH3। तो हमारे पास इस तरह से हमें लिखना, इसका अर्थ हुआ कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिल करके क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो हमारे पास
ये हुआ हमारा रासायनिक समीकरण। लेकिन अभी इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक उत्प्रेरक दिया हो जो कि आयरन है हमारे पास, यहाँ पे उत्प्रेरक है। तो आयरन अगर हम देखें यहाँ पे उत्प्रेरक है तो क्या देखते हैं कि उत्प्रेरक कहाँ पे लिखा जाता है, उत्प्रेरक को इस तीर के ऊपर लिखा जाता है, यानी हम यहाँ पे क्या रखते हैं, Fe रखते हैं। तब हम दूसरा हमारे पास अब आता है कि अब इन हमारे पास जो अभिकारक या उत्पाद यहाँ पे है हमारे पास, उनकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में अब हमें लिखना है। जैसे हम बात करें कि नाइट्रोजन गैस है तो हम क्या लिखते हैं, उसके साथ हम ब्रैकेट के अंदर G लगाते हैं। हाइड्रोजन क्या है, गैस है, तो हम उसके साथ ब्रैकेट के अंदर G लगाते हैं। तो अमोनिया गैस का निर्माण हो रहा है, यानी कि अमोनिया भी क्या है, गैस है, तो उसके साथ हम एक G लगाते हैं, यानी कि गैस, उसके गैसीय अवस्था है। यहाँ पे जो आयरन होता है, लोहा जो होता है ठोस अवस्था में होता है, तो आयरन जो उत्प्रेरक है वहाँ उसके साथ हम S लगाते हैं। तो इस प्रकार हमारा जो रासायनिक समीकरण है इस क्रिया के लिए वह पूरा होता है। इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। अभी हम कुछ और उदाहरण जो है यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं कि उनके हम रासायनिक समीकरण लिखने का प्रयास करते हैं। इन 3 उदाहरणों का हम जो है अभी रासायनिक समीकरण में लिखते हैं। जैसे पहला है हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन होने पर जल व सल्फर डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमें जो चीज़ें देखनी है, सबसे पहले हमें देखना है, सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए तीर का निशान लगाना है। इस तरह से हमने पहला काम किया, हमने तीर का निशान लगा दिया इस तरीके से। उसके बाद हमें लिखना है अभिकारक, यानी इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक हमारे पास कौन से हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड और का वायु में दहन, यानी वायु। अब दहन होने के लिए कौन सी गैस जो आवश्यक होती है, वो होती है ऑक्सीजन गैस, यानी ऑक्सीजन गैस का ऑक्सीजन गैस की ही बात कर रहा है वहाँ पे। तो हमारे पास जो है अभिकारक हमारे पास क्या हुए, हाइड्रोजन सल्फाइड। और हमारे वीडियो के अंदर आप देख पाओगे हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र होता है वो H2S होता है। और उसके साथ हमने इनको जो अभिकारक हमारे होते हैं उनके बीच में हमें प्लस का निशान लगाना होता है। दूसरा वायु में दहन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, ऑक्सीजन गैस है, तो हम यहाँ पे O2 लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास जिस गैस का निर्माण हो रहा है, कौन सी गैस का निर्माण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड व जल का निर्माण होता है। हमारे पास जो उत्पाद होंगे सल्फर डाइऑक्साइड और जल, और इन दोनों के बीच में हमें प्लस का निशान लगाना, यानी कि इन दोनों का निर्माण हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ देखते हैं कि सबसे पहले हमने अभिकारक लिखा, उसके बाद हमने तीर का निशान लगा, उसके बाद अभिकारक, उसके बाद हम लिखते हैं उत्पाद, उसके बाद लिखते हैं उत्प्रेरक। क्या उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के अंदर दिया हुआ है, तो कोई उत्प्रेरक इस अभिक्रिया के अंदर नहीं दिया हो, तो हमें उत्प्रेरक लिखने की आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की परिस्थितियाँ यहाँ पे दी हुई है तो वह इस अभिक्रिया के अंदर किसी प्रकार की परिस्थितियाँ नहीं दी हुई है। उसके बाद हमें लिखना कि अभिकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं, हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो एक गैस होती है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड जो होगा वो गैस होगी। उसके बाद ऑक्सीजन हमें पता है कि कौन क्या होती है, गैस होती है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस होगी। उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, गैस होती है, तो इसको हम G लिखते हैं उसके साथ, और H2O यानी कि जल। जल क्या होता है, जल होता है लिक्विड, यानी कि द्रव अवस्था में होता है, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं उसके लिए L वर्ड का। तो यानी हमारे पास जो इस तरह से हम रासायनिक समीकरण को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम सल्फेट व बेरियम क्लोराइड क्रिया करके बेरियम सल्फेट व एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, तीर का निशान लगाना, तो हम सबसे पहले लगाते हैं तीर का निशान। उसके बाद हम देखते हैं कि अभिकारक हमारे पास कौन से हैं। तो हमारे पास अभिकारक कौन से कौन क्रिया कर रहा है, क्रिया करके कौन क्रिया कर रहा है, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट क्रिया कर रहा है और एक बेरियम क्लोराइड क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें एल्यूमिनियम सल्फेट को लिखना होता है, उसका जो सूत्र है वो क्या होता है, Al2SO4 थराइस होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। उसके साथ जो रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है, कौन कर रहा है, बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl2, और इनके बीच में हम लगाते हैं निशान प्लस का यहाँ पे। उसके बाद हम उत्पाद लिखते हैं। उत्पाद क्या क्रिया करने के बाद किसका निर्माण हो रहा है, एल्यूमिनियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है और बेरियम सल्फेट का निर्माण हो रहा है। तो हमारे पास जो हमारे उत्पाद होंगे वो बेरियम सल्फेट होगा और एल्यूमिनियम क्लोराइड होगा। तो बेरियम सल्फेट का सूत्र होता है BaSO4 व एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है वो होता है AlCl3। इस तरह से हमने रासायनिक समीकरण को लिख दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस व हाइड्रोजन गैस 340 वायुमंडलीय दाब पर द्रव्य मिथेनॉल का निर्माण करते हैं। इस केस में हमने देखा कि अभिकारक जो हमारे पास है
उत्पाद है उनकी भौतिक अवस्था इसमें नहीं दी हुई है तो हम नहीं लिखेंगे, और यहाँ पे परिस्थितियाँ उत्प्रेरक दिया हुआ है तो नहीं दिया हो तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार हम इसके अंदर क्या देखते हैं कि हमारे पास जो है इस अभिक्रिया के अंदर हमारे पास अभिकारक कौन कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वह हाइड्रोजन गैस है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, तीर का निशान इस तरह से लगाना, और उसके बाद हम क्या देखते हैं इसके बाईं तरफ यानी अभिकारक जो है किस तरफ लिखने हमें, बाईं तरफ लिखने। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2। तो यहाँ पे फिर हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे किसका निर्माण हो रहा है, द्रवित मिथेनॉल यानी कि मिथेनॉल का, जो मिथेनॉल होता है उसका सूत्र होता है CH3OH होता है मिथेनॉल। अब हम क्या देखते हैं, हमने उत्पाद लिख दिया है, उसके बाद अभिकारक लिख दिया, उत्प्रेरक नहीं है यहाँ पर कोई, लेकिन परिस्थितियाँ दी हुई है। परिस्थितियाँ क्या दी है कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है किस दाब पर हो रही है, 340 वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय शब्द के लिए हम जो है ना ATM यूज करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी ATM यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3040 यानी कि 340 ATM लिखते हैं यहाँ पे। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि अब हम बढ़ते हैं कि अभिकारक, उत्पाद व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्या है। यहाँ पे उत्प्रेरक कुछ है नहीं, तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं अभिकारक की तरफ। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस होती है, यहाँ पे हम इसके साथ G लगाते हैं। हाइड्रोजन भी क्या एक गैस है, तो इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, G लगाते हैं। तो यहाँ पे द्रवित मिथेनॉल का निर्माण होता है, यहाँ पे हम द्रवित शब्द के लिए L शब्द का यूज करते हैं। तो इस प्रकार हम रासायनिक समीकरण को लिखा हमने। अब हम बढ़ते हैं संतुलित समीकरण की तरफ। इस रासायनिक समीकरण को देखिए, इसमें हम क्या देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो समीकरण है ये बताता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस जो है मिल करके अमोनिया गैस का निर्माण करती है। क्या यह समीकरण बिल्कुल सही है? तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, यहाँ पे कितने परमाणु, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन के कितने परमाणु यहाँ पे, H2 है यानी कि 2 परमाणु यहाँ पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन कितने परमाणु है, 2 है, लेकिन हाइड्रोजन कितने परमाणु है, 3 है। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे कि नाइट्रोजन परमाणु यहाँ पर भी 2 थे और यहाँ पर भी क्या 2 है, लेकिन यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणु है वो 2 है, यहाँ पे परमाणु हाइड्रोजन के कितने हैं, 3 परमाणु है। क्या यह एक किसी इम्पोर्टेंट नियम का उल्लंघन नहीं है, किसी आवश्यक या नियम का उल्लंघन नहीं है? कौन सा नियम है वह जिसका यहाँ पे उल्लंघन हो रहा है? वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमारी 9th क्लास में आता है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर रासायनिक अभिक्रिया से पहले व रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ होते हैं उनका द्रव्यमान निश्चित रहता है, यानी कि बदलता नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 से होकर के 3 हो जाती है। तो ये क्या, यह समीकरण बिल्कुल सही है? तो बिल्कुल सही नहीं है। यह एक कंकाली समीकरण है। यह समीकरण जो है रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, लेकिन संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को नहीं दर्शाता है। तो हमारे पास अगर हम बात करें संतुलित समीकरण क्या होता है, तो संतुलित समीकरण क्या होता है, अगर यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 होते, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ पर भी कितने होने चाहिए थे, 2 हाइड्रोजन होते और 2 नाइट्रोजन होते, यानी कि अभिकारक। और अगर हम बात, जैसे मैं इस समीकरण को अगर मैं करना चाहता हूँ संतुलित, अभी मैं देखता हूँ इसमें लिखते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ और यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो हमारे पास क्या होगा, नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, हमारे पास 2 परमाणु है, और हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 3 और गुणा 2 कितने हुए, 6 यानी 6 परमाणु है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, नाइट्रोजन के कितने परमाणु है, 2 है, तो यहाँ पे 2 और हाइड्रोजन के जो कितने परमाणु है, 3 गुणा 2 यानी कि 6 है। यहाँ पर अब क्या देखते हैं कि नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पे भी क्या है, 6 है। तो इस प्रकार के समीकरण हम क्या बोलते हैं, संतुलित समीकरण बोलते हैं, कि जिसमें अभिकारक में कुल तत्व या कुल परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। तो रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। तो इस प्रकार हमने सीखा कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे संतुलित कैसे, किसी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि संतुलित समीकरण कैसे बनाए जाते हैं या किसी समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है।